बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं उज़्मा और आप देख रहे हैं आपका चैनल स्ट्रॉन्ग उज़्मा। आपको मिलती होंगी मेरे चैनल के ऊपर बड़ी बड़ी स्ट्रॉन्ग स्टोरियाँ। आज मैं जिस जगह पे मौजूद हूं, शहनशाह ज़राफ़त अमानुल्लाह ख़ान साहब, जिनका नाम भी बड़ी ताज़ीम से लेना चाहिए। वक्त के बादशाह थे माशाल्लाह। जब है और थे की बात आती है तो फिर दिल अंदर से वैसे ही चीर जाता है कि वो थे। ये मेरे लिए कहना बड़ा ही मुश्किल है। और उनके बाल बड़े प्यारे थे, हल्के से बाल थे घुंघराले, और जब वो ऐसे उनको हिलाते तो मैं उनकी बड़ी फ़ैन थी। लेकिन ये मेरी खुशकिस्मती है कि आज मैं उनके घर पे, पीछे उनकी बेशुमार फुटेज आप देख सकते हैं, उनके नीचे बैठ के उनके बेटे के साथ उनका इंटरव्यू करूँगी। कितने खूबसूरत इंसान होते हैं, सही लोग होते हैं जो आते हैं इस दुनिया से और फिर लोगों के दिलों में याद रह जाते हैं। मैं तो उनके बारे में कुछ भी नहीं बोल सकती। उनके बेटे से बात करते हैं कि ये इनकी खुशकिस्मती है कि ये उनके बेटे हैं। जी, मेरे साथ उनके प्यारे से बेटे मौजूद हैं जो कि अगर थोड़े से जब एज में होंगे तो मेरे ख्याल में बिल्कुल मुशाबत उन जैसी हो जाएगी। टीपू अमान साहब मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। और मुझे आज ये शर्फ हासिल हुआ है कि मैं इनके घर पे आई हूँ और इनसे मिली हूँ। ये मुझे जानते हैं या नहीं जानते, लेकिन मैं इनको बड़े अच्छे तरीके से जानती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। टीपू भाई, सबसे पहले तो आपको मुबारक है कि आप अमानुल्लाह ख़ान साहब के बेटे हैं। बिल्कुल ऐसा, ये बहुत बड़ी खुशनसीबी है क्योंकि अदाकार, कलाकार, कॉमेडियन तो वो बहुत बड़े थे। जो मुझे ज़्यादा ब्लेसिंग फ़ील होती है वो इसलिए कि वो किरदार के भी बड़े इंसान थे, वो किरदार के भी बेताज बादशाह थे। तो जब कोई आपके बाप को दुनिया से जाने के बाद उनकी जो पर्सनल एट्रीब्यूट्स हैं उससे याद करे ना, तो फिर औलाद का जो ऐसा रहना वो फ़ख्र से ऊंचा हो जाता है। तो ये बड़ी खुशनसीबी है। नहीं, ये मेरी खुशनसीबी है कि आज मैं आपके साथ मौजूद हूँ। और जब हम कहते हैं कि वो इस दुनिया से चले गए हैं तो ये फिर कहना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि वो तो लाखों लोगों के दिल की धड़कन है आज भी। और जब वो आते थे स्टेज पे तो एक माहौल होता था, वहाँ पे छा जाते थे। और उनकी बातें और लोग, पता नहीं, मैं कहती हूँ जो उनके साथ काम करते थे वो कितने खुशनसीब थे। मुझे आप बताइए कि आपने एज ए एक्टर तो उनको देखा, ठीक है, वालिद साहब वो आपके कैसे थे, यानी कि बासियत वालिद वो आपके साथ किस तरह थे? और मैंने सुना कि वो बड़े सखी इंसान थे, जो उनको जिस शो के उनको पैसे मिलते थे जब वो स्टेज से नीचे उतरते थे तो मेरे ख्याल में मैंने सुना कि आधे पैसे ख़त्म हो जाते थे। बिल्कुल सही कहा आपने। बहैसियत वालिद जो है वो बहुत ही ज़्यादा शफीक इंसान थे अपनी औलाद को लेके। अच्छा, एक तो होता है औलाद को लेके, वो हर रिश्ते के साथ कह सकते हैं कि बड़ी नरमी और शफ़क़त रखते थे। वो बहुत ज़्यादा दर्द दिल वाले इंसान थे। बुज़ुर्गों का फरमान है ना कि एक अच्छा इंसान वही होता है जो दूसरों का दर्द महसूस करे, अपना दर्द तो जानवर भी महसूस करता है। तो हमने उनको जब हम छोटे बच्चे थे, क्योंकि शेक्सपियर की एक बड़ी खूबसूरत कोटेशन है कि जो बच्चा होता है ना उसको आप बात समझा नहीं सकते, वो आपके एक्शंस को फॉलो करता है। जैसे मिसाल के तौर पे, चाहे वो बच्चा जापानीज़ का है, चाहे वो बच्चा अमेरिकन रेस का है, चाहे वो बच्चा किसी पंजाबी सिख का है, किसी भी कम्युनिटी से अगर वो बच्चा बिलोंग करता है तो उसको कार्टून समझ आते हैं। मतलब ये कि बच्चा ज़ुबान नहीं समझता, वो एक्शंस को फॉलो करता है। तो हमने जो अपने फादर के एक्शंस देखे हैं, हमेशा यतीमों के सर पे हाथ रखा, जो बेवा हैं, बेसहारा लोग हैं, उनके घरों में जाना, ईद की रात को जो सीनियर उनके कोलीग्स होते थे, आर्टिस्ट, दोस्त जो दुनिया से जा चुके होते थे, उनकी फैमिलीज़, उनके बच्चों को जाके ऐसे ही ऑन करते थे, ऐसे ही पूछते थे जैसे वो जो फीलिंग अपनी औलाद के लिए रखते हैं। तो ऐसे लोग बहुत कम आते हैं। वासिफ़ अली वासिफ़ साहब का बड़ा खूबसूरत फरमान है ना कि कुछ लोग होते हैं वो मतलब जब ज़मीन के नीचे जाते हैं ना तो उनकी स्टोरी ख़त्म हो जाती है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो जब ज़मीन के नीचे जाते हैं तो वो उतना ही लोगों के दिलों में ज़िंदा हो जाते हैं। कभी जिਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ तो फिर
तो अमानुल्लाह साहब वो इंसान जो आज लोगों के दिलों में राज कर रहे हैं। टीपू भाई मुझे ये बताएं, जब आप बाहर निकलते हैं तो लोग जब आपको कहते हैं कि वो देखें अमानुल्लाह खान साहब के बेटे जा रहे हैं, क्या फीलिंग होती है उस टाइम आपकी? उज़मा पी, हकीकत बात यह है कि बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड फील करते हैं। मैं फिर आपको बता रहा हूँ, क्योंकि हम जिस कम्युनिटी में भी जाते हैं उनकी निस्बत के साथ, अच्छा निस्बत एक ऐसी चीज़ होती है जैसे एक ही थान से हम कपड़ा लेते हैं, उस कपड़े से आधा कपड़ा अगर हम टेबल पे रख दें और आधे कपड़े से अगर हम अपनी वालदा का, अपनी बहन का सर ढाँप दें, तो जो सर पे आ जाता है ना कपड़ा, उसकी निस्बत हो जाती है माँ और बहन के साथ। तो निस्बत को बहुत प्यार किया जाता है। उनकी निस्बत से हमें लोग इतनी इज़्ज़त देते हैं कि सम टाइम हम घर आके शुक्राने के नफल पढ़ते हैं कि अल्लाह ताला ने एक ऐसे अजीम दरवेश इंसान की आगोश में, उनकी मकतब में हमने आँख खोली है कि मेरे पास अल्फाज नहीं है कि कितना शुक्र अदा हम परवरदिगार का करते हैं। जब वो स्टेज पे जाते थे उनका एटीट्यूड और होता होगा, जब वो घर आते थे तो चेंज होता था कि सेम लेवल होता था? बहुत अच्छा सवाल किया बाजी आपने। भला क्या चीज़ है, जो शायर होता है ना वो सिर्फ सिचुएशन का मोहताज होता है, वो लफ्ज़ों का मोहताज नहीं होता। जो पेंटर होता है वो सिर्फ एक तख़य्युल को लेके चलता है, एक सीनरी को लेके चलता है, फिर उसमें जान वो अपने आर्ट से डालता है। वो स्क्रिप्ट नहीं बनाते थे, वो अपने इर्द गिर्द होने वाली हर वो ऑड चीज़ को अपनी आइटम में रखते थे, जिसे हम लोग देखते थे तो कोई भी आम बंदा देखता तो वो ये कहता था यार ये तो मेरी बात कर रहे हैं। वो हर गरीब बंदे को मुखातिब करते थे। उनकी कॉमेडी में आपको हमेशा आजिज़ी इनकसारी नज़र आएगी। वो डिफ्रेंशिएट करके बताते थे कि अमीर आदमी घर जाता है, उसका दरवाज़ा खटखटाने का स्टाइल क्या है, फिर वो घर के अंदर एंटर होता है, अमीरों के बच्चों को ख्वाब कैसे आते हैं, उनके खिलौने कैसे होते हैं, अमीरों के बच्चों के स्कूल कैसे होते हैं, अमीरों के बच्चे सोते कैसे हैं, खेलते कैसे हैं। वो बता के फिर वो कंपैरिजन करते थे कि अब गरीब का बच्चा क्या करता है, उसके पास खिलौने नहीं है तो वो हाथ से खेलेगा, वो रात को चांद के साथ खेलेगा। गरीबों के बच्चे जो है वो एक ब्लैंकेट में 8-8 बच्चे सो रहे हैं, किसी का ख्वाब किसी को आ रहा है। ये कॉमेडी नहीं है, ये रियलिटी है। तो रियलिटी बेस्ड चीज़ें हमेशा जो है वो बाजी विदाउट स्क्रिप्ट होती हैं, उसमें सोचा नहीं जाता, उसमें बस अल्लाह ताला ने जिससे जो काम लेना हो वो अल्लाह ताला अता करता है टैलेंट। उनके जाने के बाद आपको कॉल्स आई होंगी कि कुछ बेवाओं की, कुछ यतीमों की, क्या आपके जो कि आपको भी नहीं पता, तो उनके जाने के बाद आप वो रोल निभा रहे हैं? अभी देखिए, जितना मैक्सिमम और जितना वो कंट्रीब्यूट करते थे उतना तो हम कभी भी नहीं कर सकते, लेकिन उनकी हम लेगेसी को इस तरह कंटिन्यू कर रहे हैं कि जितना हम हस्ब तौफीक कर सकते हैं। के लिए कि आप कोई मैसेज देना चाहें, कोई बात कहना चाहें हमारे गवर्नमेंट से कि स्टेज पे जो एक्टर होते हैं जब वो बुढ़ापे में चले जाते हैं या उनके पास इतने पैसे नहीं होते कि वो अपना ट्रीटमेंट भी करवा सके, तो उनके लिए जो स्टेज के बड़े बड़े अदाकार हैं जो करोड़ों रुपया लेते हैं, वो उनके लिए कुछ नहीं कर सकते? क्योंकि आप देख रहे हैं ऐनक वाला जिन के जो थे करैक्टर, वो कितनी बुरी हालत में, जकूटा जिन साहब जिनको हम कहते थे, कितनी बुरी हालत में वो उनकी डेथ हुई है। और जो दूसरे वो हामून, जो इस तरह के सारे, तो किस किस हाल में हैं, तो उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? चूँकि आप ये टॉपिक भला है, ये आपने कौन सा छेड़ लिया, हर गवर्नमेंट को हर लेवल पे सीनियर से सीनियर टीवी का, फिल्म का, स्टेज का एक्टर ये झंझोड़ रहा है कि कुछ करें, कुछ करना भी चाहिए। अगर आप रेवेन्यू की बात करते हैं, कैलकुलेशन की बात करते हैं, जितना फिल्म, स्टेज और टीवी के सीरियल्स कमा के दे रहे हैं ना गवर्नमेंट को चाहिए, जैसे वापडा का एक इदारा है, उनका अपना एक हॉस्पिटल है, रेलवे एक इदारा है, उनका अपना एक हॉस्पिटल है। इसी तरह ये जो आर्टिस्ट लोग हैं ये भी टैक्स पेयर हैं। डेली बेसिस पे लाइव बंदे, लाहौर में देखें 10 थिएटर हैं, पूरे पंजाब में मेरे ख्याल से 200+ मैं कमी बेशी करूं तो डेली गवर्नमेंट को टैक्स मिलता है। तो ये भी लोग गवर्नमेंट को रेवेन्यू जनरेट करके दे रहे हैं। फ़नकारों के नाम पे भी एक ट्रस्ट हॉस्पिटल होना चाहिए। तो अब मेरा ख्याल है कि अब गवर्नमेंट को सोच लेना चाहिए, कब सोचेगी। कितने फ़नकार दुनिया से चले गए हैं जो अपना इलाज नहीं करवा सके। हालांकि ये लोग वो होते हैं, जो कलाकार लोग होते हैं, वो कमा के गवर्नमेंट को देते हैं टैक्स पे। अच्छा, अब आप मुझे खान साहब की वो जो मिर्ज़ा
निज़ाम थे निज़ामुद्दीन साहब, उन जी रेडियो वाले। जी रेडियो वाले मिर्ज़ा निज़ामुद्दीन साहब, उनकी कोई जोक और सैफुल मलूक के अगर दो अशार आप पेश करें तो मेरे ख्याल में ये मेरे लिए बड़ी गनीमत की बात होगी। मैं आपको पहले ये है कि मिर्ज़ा निज़ामुद्दीन साहब की आवाज़ सुना देता हूँ। एक कोशिश है, उनके जैसी तो 100% तो नहीं हो सकती। वो अमान साहब चूँकि अपने जो सीनियर्स थे उनका नाम लेके 68 से 2020 तक लेके आए। आलम लोहार साहब का, गुलाम अली साहब का, मिर्ज़ा निज़ामुद्दीन साहब का, यानी उन्होंने जनरेशन को बताया कि ये कोई करैक्टर थे। 100 गल्लां दी कोई गल ते बहुते पार्टी दा कोई हल की नवाब टेबल अच्छा बरानत रोड लोर ले आ पढ़ो। माशाल्लाह सैफुल मलूक साहब के। अच्छा, सैफुल मुल्क के मैं आपको 2 शेर सुना देता हूँ। लख हजार बार हुसन दी ते अंदर खाक समानी लगा परी तजे मुहम्मद ते जग विच रवे कहानी। मैं ना ते तिलकन रसता, मैं ना ते तिलकन रसता, मैं ना ते तिलकन रसता। अल्लाह। नाजरीन मेरे साथ मौजूद थे, मैंने पहले भी बताया, अमानुल्लाह खान साहब जो ज़राफ़त के बादशाह थे, उनके बेटे। उनकी आवाज़ आपने सुनी। अपने कमेंट्स में ये ज़रूर इस राय का इजहार कीजिएगा कि कितने बड़े वो कलाकार थे और कितने बड़े आर्टिस्ट थे, लेकिन गवर्नमेंट जो है इस तरह के आर्टिस्ट के लिए क्या करती है। आज तक कोई हॉस्पिटल नहीं बना, इनके लिए कोई फैसिलिटी नहीं है मेडिकल की। कई लोग चारपाई पे लगे बीमार होके मर गए। उनकी औलाद बाद में आके यूट्यूब पे इंटरव्यू दे या फेसबुक पे, उससे क्या फ़र्क पड़ता है? उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि इंसान इस दुनिया से जा चुका होता है। और कुछ लोग अनमोल होते हैं जो आते हैं इस दुनिया में और फिर लोगों के दिलों में याद रह जाते हैं। मैं चाहूँगी कि एक लाइन आप और 2 लाइनें पढ़ें ताकि मैं इसको दुनिया को सुना सकूं। फर्स्ट में ये चलाऊं प्लीज़। जुदाई का एक शेर है जो मेरे वाले साहब के इंतकाल के बाद मुझे ये एहसास हुआ कि ये शेर उनके साथ मंसूब था। हसन खेडन नाल ले गयो, हसन खेडन नाल ले गयो, हसन खेडन नाल ले गयो ते छड़ गयो विच डूंगी फिकरां ते पार्टी लीर पुरानी वांगू ते टंग गयो ते किकरां। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। कुछ सोचें, कब ज़िंदगी की शाम हो जाए हमें नहीं पता, इसलिए लोगों का दिल मत दुखाएं और अपने इर्द गिर्द ज़रूर देखें, शायद कोई दुखी और परेशान आपका वेट कर रहा हो। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।